ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से, जिसकी शक्ल होती है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका क्या है कि ये रोड शेप होता है, रोड की तरह लंबा रोड शेप होता है, और ब्राइट रेड इसका रंग होता है, ब्राइट रेड। अंदर से जो सेल वॉल होती है अंदर की इंटरनल से ब्राइट रेड होता है, ठीक है। और इसकी वॉल होती है वो वैक्सी सेल वॉल होती है, चिकनी चिकने टाइप की इसकी सेल वॉल होती है, वैक्सी, ठीक है। इसको ऑक्सीजन की नीड रहती है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे एक हेल्दी पीपल है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में साथ में क्या है, बैक्टीरिया भी है ना। तो उसके माउथ के थ्रू किसी ने स्नीज किया, खांसा, तो उसके माउथ के थ्रू वो उसके शरीर में प्रवेश कर गया, दिख रहे हैं इन रोड शेप, ये शरीर में प्रवेश कर गया सांस के थ्रू, उसके जो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट है उसमें प्रवेश कर गया। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे जाके जो कोशिका की जो वॉल्स होंगी, जो लेयर होगी अपनी रेस्पिरेशन ट्रैक्ट की, उसमें ये चिपक जाएगा, वहां चिपकेगा। और वहां पे जो सीलियक जो सेल्स होंगी, सीलियक मतलब बाल की तरह हेयर नुमा, उनसे क्या होगा कि ये आगे सरकता हुआ, क्योंकि बाल नुमा जो अपनी किस लिए होती है, ऐसे होती है ना कि जो आगे ढकेलने के लिए, तो यहाँ पे वो होंगी, वहां चिपकेगा, वहां से म्यूकस सिक्रीट होगा और उसको ऐसे आगे धकेल के फेफड़े में पहुंचा देंगी। फिर क्या होता है कि जहाँ पे बैक्टीरिया आ जाता है ना बेटा, वहां पे अपना जो होता है WBC सिक्रीट होती है, मैक्रोफेज। मतलब ये है कि अपने शरीर से WBC एक ऐसी चीज है जो सिक्रीट होके बैक्टीरिया को खाकर उसको खत्म करने की कोशिश करती है। तो वो वहां पे जाएगा और वहां पे जाके वो चिपकेगा, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। शरीर को इंडिकेशन जाएगा कि भाई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ चुका है, और फिर शरीर है जो अपनी फोर्स को वहां पे भेजेगा, मैसेज देगा कि आप WBC आप जाओ देखो वहां पे क्या है और उसको खाकर खत्म करो। वो उसको क्या है अंदर ले लेगी, उसको अंदर लिया बैक्टीरिया को, WBC क्या करती है ऐसे फैल के और उसको जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली की तरह उसको अपने अंदर कवर कर लेती है। फिर क्या होता है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली, ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स उस बैक्टीरिया को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर डिसॉल्व करने की, है ना। तो उसके बाद में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाता। कुछ एक बैक्टीरिया है जो डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन इसकी वैक्सी वाल की वजह से इसको डिसोल्व वो पूरे को नहीं कर पाते, पूरे बैक्टीरिया खत्म नहीं कर पाते, इसलिए ये अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जारी रखता है। उसके बाद क्या है, यहाँ इसने कॉलोनी बसा ली पूरी, और नीचे सरकता है, कॉलोनी बसा ली, है ना। ये कॉलोनी पूरी बसा के और फिर वहां पे क्या है, वहां पे इन्फ्लामेशन करेगा, खड्डे की तरह खा खा के उसके घाव कर देगा पूरे शरीर में, वहां पे फेफड़े के अंदर जहाँ पे पहुंचा है वहां पे, और फिर वहां पे गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी, पैची स्ट्रक्चर्स, फाइब्रोइड्स बन जाएंगे। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, sign of infection after exposure, most एसिम्टोमेटिक रहेगा शुरुआत में, पैसिव में रहेगा, एक्टिव में नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा। सम हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू की तरह, कुछ में जुकाम की तरह ऐसे सिम्टम आते हैं, रेयर में आते हैं, वैसे पता नहीं चलता जैसे शरीर में आता है। ये साइलेंट मोड में रहता है, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, उसके बाद एकदम से अपना असर दिखाना शुरू करता है। 3 वीक का इसलिए बोला क्योंकि ये 3 वीक टाइम लेता है किसका, इम्यूनिटी को डैमेज करने के लिए, अपनी जो ग्रोथ को 3 वीक में ये बढ़ाता है और इम्यूनिटी को डैमेज करने का टाइम लेता है।
इसलिए 3 व्यक्ति कहते हैं लगातार खांसी रहे तो वही टीबी आपके में भी पॉसिबल। फेफड़े में जाएगा, वहां पे ये जाके अपना काम करना शुरू करेगा, तो अपना फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या होगा, कफ होगा ना, कि अपने को खांसी आएगी, पहली अपना यही कोशिश रहेगी शरीर की कि खांसी के द्वारा उसको बाहर फेंक दे। जी तक ये अपने 3 वीक से ज्यादा टाइम तक खांसी रहती है। इसमें क्या होता है, ये अंदर गया और अंदर जाके ऐसे स्पूटम आया, स्पूटम रिलीज होगा, इसको नष्ट करने के लिए ये अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है, फिर स्पूटम बन जाएगा ऐसे नेक्रोसिस टाइप में, ये कर देगा, बहुत गाढ़ा हो गया नेक्रोसिस, उसने कर दिया, टिश्यू को खत्म कर दिया, तो आगे जाके ये ग्रेनुलोमा वॉल ऑफ बैक्टीरिया इस तरह की बन जाएगी और अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, अपने शरीर को, और जो अपना शरीर होगा जिसके अंदर बैक्टीरिया आएगा उसको ये हानि पहुंचाएगा। फाइब्रोइड्स बनाएगा, फाइब्रोइड्स इसके जैसे जमने, हार्ड जमना शुरू होगा, पहले सॉफ्ट म्यूकस, फिर उसके बाद में OWBC आ रही है, ये भी अपना इन्फ्लेमेशन करता जा रहा है, और ये अपनी क्या है, अपनी जो संख्या है अपनी जो वो बढ़ाता जा रहा है, और फिर उसके बाद में फाइब्रोइड्स बना देगा। फाइब्रोइड्स बनेगा तो इस हिसाब से एक्सरे में आएंगे। टीबी वाले में अपने अगर एक्सरे देखते हैं तो अपने को ऐसे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, गहरे धब्बे दिखाई देते हैं, गहरे धब्बे दिखाई, क्योंकि उसने फाइब्रोसिस वहां पे कर लिया है, फाइब्रोइड्स उसने बना दिए हैं वहां पे, कैल्सिफिकेशन की वजह से वो हार्ड हो जाएंगे। कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम की प्रेजेंस, कैल्शियम के थ्रू ये होते हैं, जैसे हड्डी होती है ना वैसे हार्ड हो जाएंगे। हार्ड होने के बाद में पैचेस धीरे धीरे शरीर में बढ़ेंगे और फिर सांस लेने वाला वो रहेगा नहीं, तो उसकी डेथ हो जाएगी पेशेंट की। जैसे कहा ना, सम केसेस टीबी की लोग। जी सर, टीबी रिमेन्स विएबल डोरमेंट। ऐसे फिर ये क्या है, पूरे लोब में फैल जाएगा। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हो पूरे लोब में फैल गया है, अब पूरे लोब को ये लेके बैठ जाएगा, पूरे लोब को ये डैमेज कर देगा। इम्यून सिस्टम है, जो HIV का अपने ने पढ़ा था कि रिस्क फैक्टर क्यों है, क्योंकि HIV के अंदर पहले से इम्यून सिस्टम वीक है, तो इसको एक पहले से ही बना बनाया इसको जगह मिल गई आके, जैसे किसी को मकान अपने बना बनाए पहले से ही दे दें कि हाँ भी इसमें आके आपको रहना ही है, सेम वैसी कंडीशन है। HIV अगर किसी के है तो पहले से ही वो कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी तो पहले ही जवाब दे चुकी है। HIV अपनी इम्यूनिटी को खत्म करता है ना, एड्स में यही तो होता है कि अपनी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, अपने फिर नॉर्मल जुकाम से भी मर सकते हैं, तो पहले ही उसको इम्यूनिटी कमजोर हुई मिली है, तो उसके लिए तो बेस्ट रहेगा, इसलिए वो रिस्क फैक्टर था अपना HIV। इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, एड्स और एजिंग, ज्यादा एज का होगा कोई पीपल तो उसमें भी इम्यूनिटी उसकी कमजोर होगी। और ये मोस्टली क्या है, अपर लोब से स्टार्ट करता है, जैसे लोअर लोब से निमोनिया स्टार्ट हो रहा था ना, जी सर, लोअर लोब से स्टार्ट हो रहा था, ये अपर लोब से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ ये अपना स्टार्टिंग करता है। स्टेप्स लगा के देखेंगे तो ऊपर की साइड में अपने को जो अपने को घर घर की जो साउंड सुनाई देगी, कुछ अवरोध की तरह, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट की तरह, तो ऊपर से अपने को स्टार्ट होगा। उसके बाद में जो टी सेल्स हैं, मेमोरी टी सेल्स हैं, जिनकी वजह से अपने फिट हो जाता है कि भाई ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया है और उसको नष्ट करते हैं, फिर कहते हैं ना एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। जी सर, जैसे कोरोना में है कि जिसके एक बार हो गया फिर उसके दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसके एंटीबॉडी, सेम वही चीज वो टी सेल्स की वजह से होता है। वो याद रखती है, अपने अंदर क्या होता है, कंप्यूटर की तरह सिस्टम होता है, उसमें ये सॉफ्टवेयर चढ़ जाता है, जो भी एंटर होगा अपने बैक्टीरिया वायरस अगर अपने बच गए तो अपने शरीर में उसका एंट्री हो जाएगा, और उसका जो एंटीबॉडी है अपने पास रहेगा कि इसकी ये दवाई है, शरीर ऑटो सिस्टम में उसको नष्ट कर देता है नेक्स्ट टाइम। उसके बाद में कैविटीज बन जाती हैं, खड्डे, आगे कैल्सिफिकेशन हुआ, फाइब्रोस बना, फिर खड्डे बन जाएंगे, खड्डे ऐसे हो जाता है, चमड़ी जख्म होते हैं ना जो बहुत गहरी चोट होती है, उस हिसाब से ये करता है। और उसके बाद में क्या है कि एकदम कैविटीज बना लेता है, कैविटीज का मतलब खड्डे। जी
और फिर जब ये एक साथ कई ऑर्गन पे अटैक करता है तो उसको बोलते हैं अपने मिलिट्री टीबी। किडनी में, ब्रेन में, लंबर में, वर्टिब्रा के अंदर जो सुना होगा रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है, कहीं पर निचली रीढ़ की हड्डी में भी टीबी हो जी जाती जी है, एड्रिनल ग्लैंड्स जी में सर, भी हाँ होती है, लीवर में, सर्वाइकल, लिम्फ नोड्स में। इसके टेस्टिंग कैसे करेंगे अपने डायग्नोस? इसका टेस्टिंग रहेगा कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी, इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, जिसको अपने मोन्टॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं, जो अपने इंट्राडर्मल में इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उसको 72 घंटे अप्रोक्सीमेटली अपने छोड़ते हैं। फिर एक क्या होता है, ऐसे राउंड शेप का वहां पे बन जाता है ना, देखा होगा आपने ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, टीबी टेस्ट, उसको पीपीडी जैसे ये बता रहा है इसमें कि ऐसे इंट्राडर्मली वो इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में वो फूल गया, इम्यून रिएक्शन होता है 48 से 72 घंटे के बीच में, लार्ज एरिया ऑफ इंट्रोडक्शन पॉजिटिव, अगर बड़े एरिया का वहां पे सर्कल बन गया तो वो होता है पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव में ये है कि ये नहीं पता चलता कि वो एक्टिव में है कि वो पैसिव में है। ये पता करने के लिए अपने को एक्सरे करवाना ही पड़ता है कि उसका एक्टिव फेज में है वो कि पॉजिटिव वो पैसिव फेज में है, अपना असर किया या नहीं किया। एक और टेस्ट होता है IgRA, उसका एविडेंस अपने को ब्लड में मिल जाता है, उसका फुल फॉर्म है इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे। ये सब ब्लड में मिलता है? ब्लड में इसका एविडेंस मिल जाता है अपने, ठीक है सर। अपने ब्लड के थ्रू अपने को ऐसे पता चल जाता है ब्लड रिपोर्ट में भी कि ये है टीबी। मोर स्पेसिफिक टू टीबी, बहुत ज्यादा सही है ये टीबी के मामले में ये टेस्ट IgRA। Likely to be positive from BCG वैक्सीन, कि BCG वैक्सीन है तो भी पॉजिटिव ये बताएगा। क्यों बताएगा? हाँ, ये मेरा रह गया था एक बताना कि BCG वैक्सीन है। BCG वैक्सीन में क्या होता है, अपने जो BCG वैक्सीन लगती है ना, उसमें क्या होता है कि टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उन्हीं को अपने शरीर में एंटर किया जाता है। वो इंजेक्शन टीबी के बैक्टीरिया ही होते हैं। लेकिन ये समझ लो कि जैसे पुलिस स्टेशन में अपराधियों को मार मार के सीधा करते हैं ना, वैसे उनको एकदम ऐसे कर दिया जाता है कि वो अपने शरीर में आके कोई भी ऐसे हानि ना पहुंचाए, एकदम कमजोर करके बैक्टीरिया को टीबी के फिर अपने शरीर में डाला जाता है ताकि वो वहां पे आके कुछ भी ऐसे ना करे। लेकिन वो क्या करेगा कि वो आएगा तो फिर अपने टी सेल्स क्या है, मेमोरी कर लेंगे उसको, तो अपनी टी सेल्स जो खत्म कर देंगी अपनी इम्यूनिटी। उसमें को अपने ने इंजेक्ट किया, उसको तो अपनी जो इम्यूनिटी उसने खत्म कर दिया क्योंकि पहले से कमजोर थे। लेकिन अपनी जो टी सेल्स है उन्होंने उसको मेमोराइज कर लिया, अपनी मेमोरी में आ गया वो कि हाँ भी ऐसा करके बैक्टीरिया है और इसकी शरीर में ऐसी दवाई बनेगी। तो क्या होगा कि अपने उसको जो सेल्स हैं ये आपस में WBC अपने विचार विमर्श करेंगे कि अपने इसको खत्म कर देंगे। फिर अगर टीबी का अपने पास में आया बैक्टीरिया तो ये अपने आप BCG लगी होगी वैक्सीन तो अपने शरीर पे असर नहीं करेगा, क्योंकि वो WBC ये जो अनकॉन्शियस माइंड की है, अपने को बिना बताए अंदर अंदर सब प्रोसेस चलती रहती है, ऑटो प्रोसेस, और उसको खत्म कर देती है। अब वही बात इसने बताई है कि इसका पता नहीं चलता कि पॉजिटिव में वो क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। इसके लिए अपने को चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा। तो अपने पे डिपेंड करेगा, अपने पे नहीं, सॉरी, डॉक्टर पे डिपेंड करेगा। बट अगर अपने सेल्फ की तरफ से कर रहे हैं तो अपने पे डिपेंड करेगा कि अपने उसको क्या नाम दे रहे हैं, एक्टिव दे रहे हैं कि पैसिव दे रहे हैं। सिर्फ ब्लड टेस्ट से या किसी भी लैब टेस्ट से किसी भी चीज का डायग्नोसिस नहीं होता, उसको सेल्फ के ऊपर लेके उसको डायग्नोस करना पड़ता है। बाकी अगर और डीपली जाएंगे तो कल्चर टेस्ट हो जाएगा। कल्चर टेस्ट के अंदर है कि उसका क्या कल्चर है, वो कितना ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहा है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया क्या है उसका भी पता चल जाता है कल्चर टेस्ट से। ट्रीटमेंट लेटेंट
सिंगल ड्रग फॉर लॉन्ग टाइम। लेटेंट इन्फेक्शन मतलब ये है कि एक ऐसा बैक्टीरिया अपने शरीर में एंटर हुआ है जो न्यूली है, फ्रेश है, वो फ्रेश बैक्टीरिया टीबी का एंटर हुआ, लेटेंट फेज में है, ज्यादा नुकसान नहीं दे रहा है अपने, तो उसमें सिंगल ड्रग से भी, जैसे 6 मंथ का इसका लगभग अप्रोक्सीमेटली ट्रीटमेंट अगर चलाएं सिंगल ड्रग से भी, तो भी वो उसका ठीक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोनायाजाइड सिंगल ड्रग से लेटेंट फेज में। लेकिन अगर वो एक्टिव इन्फेक्शन है अपने शरीर में, उसने शुरुआत कर दी है अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट की और सिम्टम आने शुरू हो गए हैं, खांसियां चालू हो गई है, ब्लड चालू हो गया है, एक्सरे लिया, एक्सरे में भी दिख रहा है, सारा कुछ करना शुरू कर दिया, फिर वो एक्टिव है और फिर उसको पूरा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है टीबी में, तो आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पायराजिनामाइड, ये 4 का मोस्टली जो चलता है कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा जी। ठीक है। और मास्क वगैरह उसको देना होता है, क्यों? क्योंकि ताकि वो फैला ना सके। मास्क उसको आइसोलेट पूरा ही करना होता है, जैसे कोरोना में अपने करते हैं। कोरोना तो एक पैनिक इसलिए कि इसकी कोई दवाई नहीं बनी। टीबी में पुराने टाइम में क्या करते थे, अगर अपने पीछे जाके हिस्ट्री अपनी मेडिकल सर्जिकल की पढ़ें, उसमें टीबी को देखें, तो पुराने टाइम में ये सेम एज कोरोना की तरह था। जिसकी टीबी हो जाती थी उसको घर में, पहली बात तो अगर किसी के गांव टाइप में एनवायरनमेंट था तो उसको घर से भी बाहर खेत की तरफ इधर उसको आइसोलेट करते थे। और अगर मान लो कि किसी ऐसी जगह नहीं है, घर है, तो बड़े बड़े घर होते थे, घरों में उसको एक जगह आइसोलेट कर देते थे और उसके खाने के बर्तन वगैरह सब उसके अलग कर दिए जाते थे। अब इसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंट वायरस भी होता है, जिसके 2 टाइप आगे और भी हो सकते हैं। लेटेंट और एक्टिव के आगे अपने कर सकते हैं कि एक्टिव में 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, एमडीआर और एक्सडीआर। एमडीआर का जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, उस पे मल्टी मतलब कई सारी, ड्रग मतलब दवाइयां, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मतलब उसने इम्यूनिटी अपने अंदर डेवलप कर ली है उस बैक्टीरिया ने, कि उस पे वो दवाइयां असर नहीं करती। इसका लगभग 2.5 साल के अप्रोक्सीमेटली ट्रीटमेंट चलता है एमडीआर का, अप्रोक्सीमेट 2.5 साल। तो उसको रखते हैं एमडीआर टीबी में। एमडीआर टीबी आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि आप एमडीआर टीबी से क्या समझते हैं। तो एमडीआर टीबी होगी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होगी, ऐसी टीबी जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे जो है कई सारी दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया है। उसने जो है इनके खिलाफ अपनी जो है रेसिस्टेंट पावर है वो डेवलप कर ली है। ये हार्ड टू ट्रीट होती है, ये ठीक होने में बहुत समय लेती है, और डेथ का कारण टीबी से अगर हो रही है डेथ, तो मोस्टली एमडीआर होती थी, बट अब एमडीआर से भी एक स्टेज आगे चले गए अपने एक्सडीआर। ये नई स्टेज है, एक्सडीआर नई स्टेज, एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट। इसमें ये रहेगा कि जैसे 100 अगर अपने दवाइयों की कैटेगरी बनाई, 100 तरह की दवाइयां बनाई, फॉर एग्जांपल है कि 100 तरह की दवाइयां बनाई, तो उनमें से 99 या 98 ने उस पर असर करना ही बंद कर दिया, एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट। तो उसमें से 100 में से अगर 98 ने बंद कर दिया, तो उसमें सिर्फ 2 ही रही, असर करी तो ठीक, और नहीं करी तो डेथ की तरफ। तो नई स्टेज आ गई एक्सडीआर टीबी, एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। इसको ट्रीट करना तो मुश्किल ही होता है, कि इसमें जल्दी डेथ चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और इसको ट्रीट करना एक तरीके से इस टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड है, मुश्किल से भी बहुत ज्यादा हार्ड है। ऐसे समझ लो कि नामुमकिन तो मेडिकल साइंस में शब्द नहीं है, लेकिन नामुमकिन के पास वाली स्टेज मान लो कि इसको ट्रीट करना बहुत बहुत हार्ड है।
क्योंकि स्पेसिफिक दवाई उस पर कौन सी असर करेगी इसको लेके कल्चर टेस्ट वगैरह करना पड़ता है, दवाइयाँ उस पर करके देखनी पड़ती है और उसमें बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। इस ट्रायल के अंदर, इस टाइमिंग के अंदर उस बंदे की डेथ ही हो जाती है। ओके सर। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेक श्योर ड्रग वर्क अगेंस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेन। अपने को श्योर करना पड़ता है कि वो ड्रग है जो स्पेसिफिक उसके असर कर रही है कि नहीं कर रही। मल्टीपल मेडिकेशन यूज टुगेदर, बहुत सारी दवाइयाँ। आपने कभी टीबी के पेशेंट को देखा हो, कभी हॉस्पिटल में डॉग्स की साइड आपकी ड्यूटी लगी हो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे थैले भर भर के दवाइयाँ देते हैं। एक एक टाइम में इतनी जी जी दवाइयाँ उसकी चलती है कि वो कैसे खाता होगा, वो तो टीबी वाला ही जानता है भाई। तो इतनी सारी दवाइयाँ उसको एक साथ देनी पड़ती है। और फिर एमडीआर या एचडीआर के अंदर तो ये बात तक हो जाती है कि वो इतनी दवाइयाँ भी खा रहे हैं पर उसके कोई असर नहीं होगा। और ये बार तो बार इसका डायग्नोज भी होता क्या पहले से सर? डायग्नोज करना, अगर मान लो किसी को एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट है और उसको डायग्नोज हो गया कि मुझे स्टार्टिंग में ही स्टेज में, तो भी नहीं ट्रीटमेंट हो पाता? स्टार्टिंग में क्या है कि हर कोई मतलब अपने ऊपर लेके चले। हेल्थ केयर जो कोई भी यूनिट है, कोई भी हेल्थ केयर पर्सन है, डायरेक्ट अपने एक्सडीआर कैसे मान लें कि उसके आया और अपने ने कहा भी तेरे एक्सडीआर हो सकती है, तो पहले से अपने टेस्ट लिखना शुरू कर दें। पहले अपना ये रहता है कि अपने उसके नॉर्मल जो मोनटेक्स टेस्ट है ये वगैरह करके अपने देखें कि उसकी टीबी है, और ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कि उसके नॉर्मल टीबी हो। कुछ दिन उसके ट्रीटमेंट नॉर्मल, जैसे आइसोनाइजाइड सिंगल ड्रग से एक साथ अगर उसके देनी शुरू कर दी अपने एचडीआर, तो वो तो फिर एचडीआर वो अपने और बढ़ाएंगे ना। उसके एक साथ अपने नहीं देंगे। आइसोनाइजाइड शुरुआत में उसके दी कुछ दिन, देखा असर नहीं कर रही, सिम्टम देखे, दोबारा उसको फॉलोअप के लिए बुलाया, नहीं हो रहा, फिर अपने माइंड में हो सकता है कि एमडीआर हो, फिर अपने एमडीआर की तरफ जाते हैं। ये क्या है, टीबी का ट्रीटमेंट हमेशा स्टेप वाइज चलता है, क्योंकि ये दवाइयाँ इतनी ज्यादा इनके साइड इफेक्ट लेके आती हैं साथ में कि उसके शरीर में कुछ नहीं बचता। टीबी के पेशेंट देखना कभी कि एकदम ऐसे सूखे हुए से एकदम ऐसे हो जाते हैं, कमजोर, वेट मतलब लॉस। टेस्ट में भी इनका वेरिएंट नहीं पता चलता कि भाई ये कौन सी है? मतलब जैसे कोरोना का जैसे वेरिएंट पता चला, तो इसमें कोई वेरिएंट पता नहीं चलता कि ये एमडीआर है या एक्सडीआर है? नहीं, सेम रहेगा, नॉर्मली बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया सेम रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही रहेगा, लेकिन उसकी जी जी पावर बढ़ी रहेगी। जैसे अपने सभी ह्यूमन है ना, जी अपने सारे जी ह्यूमन है, पर किसी की पावर ज्यादा है, किसी की कम है। वैसे सेम जी बैक्टीरिया यही रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अभी क्या हुआ कि कोरोना की पावर नहीं बढ़ी, म्यूटेंट आ गया। कोरोना वही नहीं रहा, चेंज हो गया, उसकी मतलब जी कैटेगरी चेंज हो गई, उसने म्यूटेशन अपने आरएनए में म्यूटेशन कर लिया, आरएनए उसका चेंज हो गया। इसको अपने कहते ऐसे हैं पावर बढ़ गई, ताकि समझ में आ जाए लोगों को। सबको तो नहीं समझा सकते ना कि आरएनए उसका चेंज हो गया। जी जी हाँ, तो इसमें रहेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही, लेकिन जी उसकी क्या है, ताकत बढ़ जाती है। और इसके बाद में हेल्थ केयर पर्सन का ये रहता है कि जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोस किया जाए। सारे टेस्ट वगैरह आजकल कराते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस जो शुरुआत में मैंने बताया था, अनहाइजेनिक कंडीशन। अब अनहाइजेनिक अपने भी समझते हैं कि किसकी होगी, जिसके पास दो पैसे होंगे वो तो अनहाइजेनिक रहेगा नहीं, जी वही जी रहेगा जिसके पास पैसे नहीं है। और ये टेस्ट होते जी हैं जी बहुत महंगे। गवर्नमेंट किस जगह पे, कुछ जगह पे अलाउ कर रही है, कुछ जगह पे नहीं भी होते। अपने उसको इतने सारे टेस्ट अगर लिख दें तो वो जेब उसकी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जी जी एक रीजन ये भी रहता है कि अपने डायरेक्ट एक्सटीआर को डायग्नोज इसलिए नहीं कर पाता। फिर अपने आगे चलते हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके मेक श्योर करेंगे कि ड्रग वर्क अगेंस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेन। अपने श्योर करेंगे कि भाई इसके जो ड्रग है वो असर कर रही है कि नहीं कर रही है ना। मल्टीपल मेडिकेशन यूज टुगेदर, जो भी बताया, बहुत सारी दवाइयां उसके चलाएंगे। मेडिकेशन यूज फॉर एंटायर कोर्स ऑफ थेरेपी, ये श्योर करेंगे कि पूरा कोर्स वो ले रहा है, कहीं वो बीच में कोई डोज को मिस तो नहीं कर रहा। जैसे ही एक डोज को मिस करेगा वो बैक्टीरिया ताकतवर हो जाएगा। फिर इसके बाद में स्पेसिफिक दवाइयां भी हैं कुछ ऐसी जो होती तो महंगी हैं और अवेलेबल भी इजीली नहीं है, बट स्पेसिफिक दवाइयां हैं जो उसके लिए एचडीआर टीबी के लिए
बहुत उस पे इफेक्टिव हैं, जिनमें से ये एग्जांपल हैं। XDR टीबी के लिए ही ये दी जाएंगी, स्टार्टिंग नहीं की जाएगी कभी भी टीबी में इनकी। जैसे आपकी स्क्रीन पे देखिए, प्रिटोमोनाइड। हाँ, ये 3 तरह की दवाइयां हैं जो अभी इनोवेट हुई हैं ये XDR टीबी में। जैसे XDR में कोई दवाई असर कर नहीं रही, आपने देखा, तो ये 3 दवाइयां अलग से इनोवेट की गई हैं, इनोवेट के इनसे असर हो जाए, और ये FDA अप्रूव्ड भी है। इसके बाद में अपने थोड़ा सा रिवीजन दोबारा कर लेते हैं कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होगा, टीबी होगी, है ना। और फिर वो कैसे अपना ग्रोथ डेवलपमेंट करेंगी, 3 वीक के अंदर ऐसे ग्रेनुलोमा बना लेंगी, नेक्रोसिस करेंगी, उसके बाद कैल्सिफिकेशन करेंगी, कॉलोनियां अपनी बसाएंगी, पैचेस, और फिर कैविटीज, गड्ढे लंग्स के अंदर, है ना, और जाएंगी सारे शरीर में। इसके बाद में टेस्टिंग क्या रहेगी, पीपीडी, IGRA, चेस्ट एक्सरे मेन रहेगा हर चीज के अंदर। अपने इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करेंगी, एकदम कमजोर कर देंगे इम्यून सिस्टम को, जो कॉजिंग होगा डेथ। सिम्टम इस करेंगे फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, हेपेटाइटिस, हेमोपेटाइटिस, खून का आना, है ना जी। ट्रीटमेंट रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सीवियर मम्स, MDR टीबी, XDR टीबी में स्पेशल रेजिमेंट। स्पेशल क्या था, ये था XDR में, ठीक है। अपना ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। इसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।